अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग के खात्मे और इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद से सवालात उठ रहे हैं कि इस जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया। आलमी हलकों में इस पर बहस जारी है, सवालात उठ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, खदशात पैदा हो रहे हैं कि दर्जन भर एटमी साइंसदानों आला फौजी क़यादत खोने के बावजूद भी ना ईरान में रजीम चेंज आया, ना जोहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सका और ना ही ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए आमादा किया जा सका। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा यही है कि हमने ईरान की तीनों फर्दो, नतंज और असफान जोहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया है, जबकि ईरान का इसरार है कि जोहरी तनसीबात को सिर्फ नुकसान पहुंचा है और हमारा जोहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने वीडियो बयान में कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमेरिकी जंग में शामिल हुआ। अमेरिका को महसूस हो गया था कि वो शामिल ना हुआ तो इसराइल तबाह हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान को खित्ते में अमेरिका के अहम मराकज़ तक रसाई हासिल है और वो जब चाहे कार्रवाई कर सकता है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान अपनी जोहरी टेक्नोलॉजी के उसूल के लिए ज़बरदस्त मेहनत और कुर्बानियां दे चुका है और अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता रोज़ पेंटागन हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को दोहराया है कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो गई हैं। IAEA ने भी तस्दीक की है कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने CNN, BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ करार देते हुए कहा कि बाज़ अमेरिकी चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। दूसरी जानिब CNN ने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे DIA की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि ईरान की 3 जोहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं किया जा सका। व्हाइट हाउस ने एक तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तस्लीम किया था और साथ ही इन रिपोर्ट्स को गलत और गुमराहकुन भी करार दे दिया था। सदर ट्रंप भी बार बार यही बात दोहराते रहे कि हमने ईरान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। ईरान में फर्दू जोहरी साइट तबाह कर दी है। फर्दू जोहरी साइट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं है। साथ ही इनका यह भी कहना था कि अब अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो इस पर हमला कर देंगे। दूसरी जानिब नेटो इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का यह ऐलान भी सामने आया कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे, जोहरी मुआहदा भी हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से आइंदा हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी है। ईरानी सरकारी TV से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वाज़ेह कर दूं कि नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहदा नहीं हुआ है। अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। उधर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना जोहरी डील की तफसीलात भी सामने आई हैं। अमेरिकी TV CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सिविलियन एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान की मदद करेगा। $30 अरब की सरमायाकारी होगी। सरमाया हमसाया मुमालिक फ्राहम करेंगे। सिविलियन एटमी प्रोग्राम के अलावा बैरून मुल्क जब्त शुदा $6 अरब की वापसी और ईरान पर आए तजारती पाबंदियां हटाने पर भी गौर किया जा रहा है। उधर बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के निगहबान शोरा ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे रखी है। कुछ रोज कबल ईरानी पार्लियामेंट ने जोहरी तनसीबात की सलामती की जमानत मिलने तक अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरानी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने की करारदाद भी मंजूर की थी। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह तस्लीम किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका ना मिला और एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मालूम था कि इन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो रूपोश हो गए। जबकि ईरान के साथ जंग में इसराइल को $6 अरब का मुआशी नुकसान पहुंचने का भी इंकिशाफ सामने आया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। दूसरी जानिब भारत को एक और आलमी फोरम पर शर्मिंदगी और सुबकी का सामना करना पड़ा। बीजिंग में चीन की मेज़बानी में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा के इजलास में भारत को हज़ीमत उठाना पड़ी। इजलास के मुश्तरका एलामिया में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा, जबकि भारत की तरफ से मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार भी सामने आया। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मज़म्मत के लिए मिन्नतें करता रहा, ताहम रुकन ममालिक वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम ने इजलास के मुश्तरका एलामिया में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत की है।
शंघाई ताउन तंजीम के 9 ममालिक मुश्तरका एलामिये पर मुत्तफिक थे, मगर भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए। एसओसी इजलास में पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद बोलने की भारतीय वजीर दिफा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद तमाम ममालिक के सामने पेश किए। ख्वाजा आसिफ का अपने खिताब में कहना था कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने मुतालबा किया कि जाफर एक्सप्रेस हमलों के मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरप्रस्तों को कटहरे में लाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मसला कश्मीर फलस्तीन के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालसी और सफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के बयानिए के मुताबिक है, क्योंकि इसमें पहलगाम हमला शामिल नहीं है, लेकिन इसमें बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों का जिक्र किया गया है। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, साबिक कोर कमांडर सदर्न कमांड भी और साबिक कौमी सलामती के मशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अभी ईरान और इसराइल के मुद्दे पे जितने भी तज्जियाकार हैं, वो बाहर बैठे हों या पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हो या अमेरिका में बैठे हों, वो दो ही बातें कर रहे हैं। एक तो उनका कहना है कि जो इसराइली फ़ौज की बर्तरी का मिथ था वो बुरे तरीके से टूटा, आयरन डोम का जो मिथ था कि भाई वहाँ आप अटैक नहीं कर सकते वो टूटा। तीसरा, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिस्ट्रक्शन का एजेंडा लेकर इसराइल चला था और अमेरिका चला था, वो पूरा ना हो सका और रजीम चेंज भी फेल हो गया। आप किस तरह से सम अप कर सकेंगे जी इन सारी चीज़ों को? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मिथ तो वाकई टूटी है और मिथ टूटने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप देखिए कि सीज़ फायर का ऐलान कहाँ से आया और कैसे कोरियोग्राफ हुआ। और उस वक़्त आया जब ऐसे नहीं है कि ईरान जो है वो कहीं गिर पड़ा था। ईरान ग्रेसफुली अपने कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से अपने पाँव पे उस वक़्त बिल्कुल विराजमान खड़ा था। तो ऑब्वियसली जो है मिथ टूटी है। अब जो पॉलिटिको मिलिट्री वो अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे, काफ़ी तो सामने नज़र आ रहे हैं। ये मिथ टूटने से रिलेटेड हैं, क्योंकि रजीम चेंज भी वो नहीं कर पाए। और होते कौन है वो रजीम चेंज करने वाले? बिकॉज उन्होंने पहले भी मुस्लिम वर्ल्ड्स में बड़ी रजीम्स चेंज किए हैं और उन्होंने सारे हमारे लीडर्स मारे हैं और मुस्लिम दुनिया को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन इसके साथ साथ चंद एक एरियाज अभी हैं जो वक्त के साथ असरटेन होंगे, बिकॉज डिस्ट्रॉय करने वाले जो हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, वो बड़ा स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऑब्वियसली ईरान उस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बाद में जब इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस वगैरह का सिस्टम टेबल पे बैठने के बाद जब शुरू होगा तो बहुत सारी चीज़ें बाद में असरटेन की जाएंगी। लेकिन सरदस्त जो है सीज़ फायर हो चुका हुआ है। उससे पहले पहले इज़राइल ने जो ईरान का फॉरवर्ड पोस्चर था, होतीज़ वाला, हमास वाला, हिजबुल्लाह वाला, उनको भी काफ़ी तरीके से डेंट किया था। ईरान को भी काफ़ी इस दफ़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये टाइमली है, ये वक्त के साथ साथ बल्कि बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा दे opted to go to war but they could not win it the way they wanted to, क्योंकि जंग जो है हमेशा जीतने के लिए लड़ी जाती है, हारने के लिए नहीं लड़ी जाती। अच्छा जनरल साहब, तो इस पे तो मैं ये कहूँगा जो आपने कमेंट दिया। अच्छा जनरल साहब, इसको कैसे आप इसे भी प्लीज़ इस पे भी गाइड कीजिएगा कि जो ही ईरान जो है उसने कतर पर अमेरिकन जो अड्डा है वहाँ अटैक किया, दीगर बरादरी इस्लामी ममालिक जो हैं उन पर अटैक किया, साथ ही ट्वीट भी आ जाते हैं और साथ ही जंग बंदी के ऐलानात भी शुरू हो जाते हैं, साथ ही कहा जाता है कि ईरान ने बता के किया। आयतुल्लाह खamenei कल कहते हैं कि भाई किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। और वहाँ सबसे बड़ा परसेप्शन जो ईरान में डेवलप हुआ, वो कहते हैं कि मिसाइल जहाँ भी लगे, लगे नहीं लगे, पहुँचे नहीं पहुँचे, इंटरसेप्ट हुए या नहीं हुए, यही बहुत बड़ी बात थी कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर को आपने ललकारा और उसे मार दिया इस तरीके से।
इन सारी चीज़ों को आप कैसे सम अप करेंगे जी? ये भी देखिए ना, एक ईरान के जो जुर्रतमंदाना और जो उनका जो कौमी जो बिहेवियर है उस चीज़ की अक्कासी करता है, उनकी सोच की अक्कासी करता है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से चीज़ें कोरियोग्राफ हुई थी, मेरे ख्याल में जो मिस्टर ट्रंप की कैलकुलेशन थी उसमें यही था कि मैं न्यूक्लियर को जब स्ट्राइक कर लेता हूं तो उसके बाद ही शुड स्टॉप देयर, बिकॉज उनका हमेशा से 2017 से ये है कि ईरान जो है वो नहीं बन सकता। एंड द मोमेंट ही गॉट द फीडबैक कि न्यूक्लियर को उन्होंने इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया है, तो उसने साथ ये कह दिया। बहरहाल ईरान ने गो ब्रदर मुल्क है कतर, लेकिन उन्होंने एक अमेरिकन बेस को निशाना बनाया और बड़ी अच्छी बात है कि कतर ने भी उसको सारी इम्प्लीकेशंस समझते हुए उस चीज़ को कोई तूल नहीं दिया और फाइनली ये बात कंक्लूड हो गई। तो देखिएगा कि एक तरफ तो ईरान का बिहेवियर है, दूसरी तरफ से मुकम्मल कोरियोग्राफ्ड जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो इन दोनों का आपस में उस सेंस में इतना गहरा रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे नहीं है कि अमेरिका ने वो 6-7 मिसाइल से डर के तो एकदम सीज़ फायर कर दिया, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि इनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करें और साथ ही फिर सीज़ फायर करें। मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को। ठीक। अच्छा, दूसरा जनरल साहब, कल भी वो प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो बंकर बस्टर बम्स थे वो 15 साल पहले से उन्होंने प्लान करना शुरू किए थे और फर्दो का जो इंस्टॉलेशन जोहरी उनका है उसको हिट करने के लिए स्पेशली 2 साइंसदान डिप्लॉय किए गए और उन्होंने बनाया और उस पर तजर्बात किए बेशुमार। 15 साल की लंबी प्लानिंग का ये नतीजा था। और दीगर मुल्कों के लिए कौन कौन सी प्लानिंग वो लेके बैठे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसको भी शायद देखने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। शाह ऑफ ईरान से ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो जब से ईरान न्यूक्लियर बनने की कोशिश कर रहा था और किस तरीके से ग्रेजुअली ये फिर इसको डिनाई करते रहे हैं, किस तरीके से ईरान ने भी बीच में अबैंडन किया है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। और लेकिन ये पूरी दुनिया को समझ है कि इस तरह की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कहाँ रखा जाता है, इन द इनर फोल्ड्स ऑफ अर्थ, टू मेक श्योर कि वो सिक्योर रहे। और फिर जब उसका काउंटर ढूंढा जाता है तो वो इसी तरह के बंकर बस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि उसको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सके। बहरहाल मैं आपको ये आइडेंटिफाई करता चलूँ कि एक क्लेम है यूएस का, मिस्टर ट्रंप का, एक काउंटर क्लेम है जो ईरान का है। बिकॉज इस वक्त यूएस भी, ईरान भी, इजराइल भी नोशन ऑफ विक्ट्री जो है वो कार्व कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग आउट ऑफ वॉर। तो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड करनी है कि हमने इस जंग में क्या खोया क्या पाया। तो हर कोई यही साबित करना चाहता है, खुद घर में और बाहर इंटरनेशनली, कि उसने जंग में कामयाबी हासिल की है, जंग में फतह उसकी हुई है। लेकिन ये एरिया भी ग्रे है, स्पेकुलेटिव एरिया है। ये उस वक्त हमें क्लियर होगा जाके कि डिस्ट्रक्शन हुई नहीं हुई, जब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स इस चीज़ को दे विल गो थ्रू अ प्रोसेस और वो फिर असरटेन करेंगे। तो ये क्लैरिटी इस पर तब आएगी। अच्छा, जो इंटेलिजेंस लीक पर रिपोर्ट की CNN ने, दीगर फॉक्स ने भी, दीगर सारे इदारों ने, ट्रंप कहते हैं इनकी जॉब्स आप ले लें और इन्होंने गलत और गुमराह कौन रिपोर्टिंग की है। तो अमेरिकन मीडिया मोस्टली वो ट्रंप के जो और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जो क्लेम्स हैं, ख़ास तौर पर ये कि आपने वहाँ यूरेनियम भी सारी दफन कर दी है और इतना ज़्यादा तबाह हुआ है कि वो सारा सफ़ा हस्ती से मिट गया सब कुछ, तो उसको तो अमेरिकन मीडिया भी डिनाई कर रहा है। देखिए ना, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रे एरिया है, ये स्पेकुलेटिव एरिया है। और मिस्टर ट्रंप की पर्सनैलिटी इस तरीके से है कि उनको अपने घर में भी लोग बिलीव नहीं कर रहे। लेकिन
However, whatever information is available to Mr. Trump, starting from the satellite coverage to the cyber, to his own Air Force capability to take the pictorial coverage of whatever they engage and bomb, and subsequently ground intelligence, जो human intelligence है, तो सारी चीज़ों को मिला के वो बात कर रहे हैं ना, तो उनकी बातों को मेरा मतलब लेट्स टेक इट लाइक दिस, लेट्स टेक इट के मीडिया भी उनका जो है वो उसमें भी वो उसको फुली एग्री नहीं कर रहा, इंडोर्स नहीं कर रहा, ईरान इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन फहद साहब ये चीज़ असल में असरटेन तो तब होगी ना जब ऑन ग्राउंड जाके देख लिया जाएगा। तो अभी इसको आप इसी तरीके से सुने, इसी तरीके से देखें, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, और इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशंस का हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, ये बाद में देखा जाएगा। जी राइट, जो शंघाई तावन तंजीम वाला मामला है, इसमें यशवंत सिन्हा उनके साबिक वजीर हैं और उन्होंने कहा है कि इंडिया स्टैंड्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड एट द ग्लोबल स्टेज, पहलगाम हैज़ बिन इग्नोर्ड एंड बलूचिस्तान हैज़ बिन मैंशनड, द PM हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली एंड मस्ट रिज़ाइन। वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन का भी सामना है, वहाँ पहलगाम जो है वो इग्नोर हो गया और बलूचिस्तान मेंशन हो गया। तो क्या सर इस पे क्या टेक है आपका, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी है, आपके काउंटर पार्ट से आपकी मीटिंग्स भी बड़ी शामिल हैं उसमें, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे बहुत बड़ा नाम है जी, आप इस पे गाइड कीजिए प्लीज़। अब देखिए, ये बात अगर हम कहते तो बहुत डिफरेंट होती। ठीक। अब ये बात कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। राइट। कहाँ से आ रही है? उनके अपने घर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? उनके लीडरशिप लेवल से आ रही है। तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे बेसिस हैं जो वो लोग फील करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम को मिस्टर मोदी ने लेट डाउन किया है, किस तरीके से इंडिया की आवाम को लेट डाउन किया है, लिहाजा वो अब उनसे रिज़ाइन की डिमांड करें। तो ये सिर्फ सिंगल वॉइस नहीं है, ये तो वो आवाज़ है जो कि सुनी गई है। जगह जगह इस तरह के मिस्टर मोदी के अगेंस्ट इस तरह की चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल 10 मई के बाद और 10 मई के पहले वाला इंडिया बड़ा फ़र्क आ गया है लोगों की आउटलुक में। क्या फ़र्क है जी एग्जैक्टली अगर आप जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या फ़र्क है एग्जैक्टली 10 मई से पहले के इंडिया में और बाद के इंडिया में? मुझे फ़र्क बड़ी मिथ थी 10 मई से पहले। काउंटर वेट टू चाइना, काउंटर बैलेंस टू चाइना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मेंबर ऑफ क्वाड, एवरीवेयर इंडिया, ऑल द रोड्स वर गोइंग टू इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा डेंट ये पड़ा जब हमारे साथ उन्होंने, मेरा मतलब है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी इज़्ज़त को दांव पे लगाया एक छोटे से इंसिडेंट के ऊपर। तो उसके बाद जो काउंटर वेट टू चाइना को जो डेंट पड़ा, जो मिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी को डेंट पड़ा, जिस तरीके से इंडिया का मोराल डाउन हुआ, जिस तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ, जिस तरीके से इंडिया की मिथ टूटी, तो ये इंडिया का जो इमेज है ना 10 मई से पहले वाला और 10 मई के बाद वाला, अभी आप देखिएगा, आपने तो सिर्फ SCO पे देखा है, आपने वो G7 पे भी देख लिया है किस तरीके से गोलमोल ही हुआ है सारा, SCO में अभी आपने देख लिया है। तो अभी आप देखें ना कि ये बाकी चीज़ों में जब जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, किस मुंह और किस कद के साथ जाएंगे कि मैं मार खा के आया हूँ और मैं वो हूँ जिसने 24 करोड़ लोगों का पानी बंद किया हुआ है, और मैं वो हूँ जो हिंदुत्व चला रहा है, मैं वो हूँ जो अपने ही मुल्क को क्रिमिनल बेसिस पे तकसीम कर रहा हूँ। तो ये बड़ा फ़र्क आ गया है फाद साहब। अभी मैं इससे ज़्यादा भी और क्या कहूँ सर। अच्छा, मुझे सर आखिरी बात पूछना है कि इन सारे मुद्दों में आपको याद होगा कि हमेशा कहा जाता था कि इंडिया को अगर आपने समझना है तो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन को आप समझिए, और तीसरी दफ़ा की वो एक्सटेंशन पे है। तो इन सारे माहौल में मोदी वीक हुए, वहाँ
वहाँ का जो उनका डॉक्ट्राइन है वो तो समंदर बुर्द हो गया। तो अब आप फिर अजीत दोवल डॉक्ट्राइन वाली जो मिथ है या इस तरह का जो स्पेकुलेट किया जाता था वो उसे कहाँ देखते हैं? देखिए, ये अजीत दोवल डॉक्ट्रिन, क्योंकि ऑल द रोड्स वर गोइंग टू इंडिया, इंडिया वाज डूइंग वेल, तो ऐसे लग रहा था जैसे अजीत दोवल डॉक्ट्रिन। अजीत दोवल डॉक्ट्रिन क्या है? डिफेंसिव ऑफेंसिव, ऑफेंसिव ऑफेंसिव, ये पुरानी चीज़ें हैं, वॉरफेयर की चीज़ें जो उन्होंने एक स्पीच की और पब्लिक में हुई और बड़ी उसकी पिजराई हुई और फिर उन्होंने बलूचिस्तान का कह दिया और इस तरीके से हमें धमकियां दे दी। कोई डॉक्ट्रिन वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की है, सारी पुरानी फजूल बातें थी और हम भी उसको सारी इस तरह की बातों को ग्लोरीफाई करते रहे। अभी आप देखिए ना कि अगर इतना ही उनके साथ फेमो फरासत होता, इतनी उनकी सोच होती, उनकी डेप्थ होती, जो अल्लाह ने उनको मुकाम दे दिया था, चलो काउंटर वेट टू चाइना बनने के लिए, जो एकदम यूएस और वेस्ट की गोद में बैठ गए थे, तो वो सारा कुछ अपने मुल्क को ठीक करने के लिए करते ना। हमारे हाथों क्यों उन जलील हुए हैं? तो ये क्या फेमो फरासत है, ये क्या सोच है, कौन सी डॉक्ट्रिन है? अब बोले ना वो किधर है डॉक्ट्रिन, जो हमने सारा कुछ इनका अनडू कर दिया। तो ये ऐसे हम ज्यादा ही किसी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अहम बात कीजिए कौमी सलामती के साबिक मुशीर नासिर जंजुआ साहब, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो अजीत दोवल डॉक्ट्राइन है वो था ही नहीं, और अगर वो था और उसकी कोई फहमो फरासत बची थी तो वो फिर किधर है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। के बाद खुश आमदीद। इसी हवाले से मजीद बात भी हम करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और साथ में उस डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जिन्होंने दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के नैरेटिव की बात की और ये भी बताया कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जानिब से जंग मुसल्लत की गई थी। दस्तगीर खान साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले तो जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो शंघाई तावन तंजीम में जो इंडिया के साथ हुआ बेसिकली, और वहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जितने भी दिफाई एनालिस्ट हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वहाँ इस्तीफ़ा दें, और इस तरह के ट्वीट्स, उनके वीलॉग्स और मीडिया रिपोर्टिंग चल रही है, वहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है। सबसे पहले आप चूँकि हर जगह घूमे, पाकिस्तान का पैगाम लेकर भी गए, डिस्कशन भी हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं मजीद जी? जी, मार्का हक में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को एक अजीम फतह अता की है, फतेह मुबीन यानी साफ फतह अता की है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो हिंदुस्तान से आई थिंक उसमें इरिटेशन थी, उसके जो तकब्बुर और रौनत की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन थी, उसका इजहार अब हो रहा है। और दूसरा, हिंदुस्तान ने एक ये भी हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है कि वो 2025 में 2018 की कहानियां और 2008 की कहानियां और 2011 की कहानियां लेकर बैठ गया, ठीक, जो कि अब दुनिया अफगानिस्तान से मगरिब के निकल जाने के बाद वो पूरा जो बयानिया था वो अब हमें इस डेलीगेशन के दौरे के दौरान ये एहसास हुआ है कि वो जो अफगानिस्तान से जुड़ी हुई फ्रस्ट्रेशन थी और पाकिस्तान की एक मुखासमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम हो गई है, तकरीबन खत्म हो गई है। अब हिंदुस्तान वही कहानियां लेकर, अब जब आपको मालूम है इससे पहले उनको फाटफ में भी बहुत एक पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, ये दोबारा गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद वहां भी उनको जो है धुतकार दिया गया प्रैक्टिकली। अभी जो आपके नाज़रीन में से कम लोगों को मालूम होगा, इन्होंने अभी वर्ल्ड बैंक में बड़ी कोशिश की कि वो पाकिस्तान का रास्ता रोकें, लेकिन वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। और अब ये पै दर पै तीसरा बैनुल-अक़वामी फोरम है जहां हिंदुस्तान को हजीमत उठानी पड़ी है। यशवंत सिन्हा साहब साबिक वजीर हैं उनके, वो बड़ी वाज़ेह उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड एट द ग्लोबल स्टेज। फिर उन्होंने कहा कि पहलगाम हैज़ बिन इग्नोर्ड एंड बलूचिस्तान हैज़ बिन मेंशन्ड, और फिर वो लिखते हैं कि मोदी जो है वो रिज़ाइन करें। ये तो वहाँ की आवाज़ें हैं। आपके अपने वर्ल्ड टूर के दौरान लोगों के पास जब आप गए, इंटरनेशनल कुव्वतों के पास गए, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिले, तो वहाँ क्या डिस्कशन रहा, क्या गुफ्तगू होती रही, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उस सारे सिनेरियो को आगे तक बढ़ाने में और
जो आइसोलेशन थी इंडिया की वो बढ़ती हुई जब आप अपनी आंखों से वहां देखते थे, तो वो कुछ आप एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए प्लीज। जी, पहले तो हिंदुस्तान अपनी आइसोलेशन में से सिर्फ एक मुल्क की उससे हमायत हासिल है, उसका नाम है इसराइल। और इसराइल को भी आपको मालूम है कि जो उन्होंने हालिया अभी जारहियत की ईरान के ऊपर, उस पर भी सिर्फ उन्हें ईरान की ही हमायत हासिल हुई और किसी मुल्क ने उनकी सपोर्ट नहीं की खुलकर बाहर आकर। ठीक। तो लिहाजा वहाँ बिल्कुल हिंदुस्तान में दुरुस्त तौर पर ये आवाजें उठ रही हैं कि वो हिंदुस्तान जो चंद साल पहले पूरी दुनिया की लीडरशिप का उम्मीदवार था और उसके लिए कोशिश कर रहा था, वो अब दुनिया में तनहा इसलिए हुआ है कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मतलब इससे पहले जो है जो वाकयात हुए जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर दिया जाता है। लेकिन फाद साहब, सर। आपको मालूम है कि आज तक एक भी वाकये का वो सबूत के साथ पाकिस्तान से ताल्लुक साबित नहीं कर सके। ठीक। वो वाकयात पाकिस्तान के ऊपर जंग का बायस तो बने हैं, जी। लेकिन पाकिस्तान का उनसे ताल्लुक साबित नहीं कर सके। तो ये भी एक बात है कि एक दफा सपोर्ट दुनिया करेगी, दूसरी दफा करेगी। जब तीसरी दफा पहलगाम हुआ है, जिस पे उन्होंने गालिबन अपनी रौनत में आकर पहले घंटे में ही पाकिस्तान को इल्जाम देना शुरू कर दिया था, ठीक। तो दुनिया ने इस चीज को भी मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। और उसमें ये इसका बड़ा रोल है कि उनके मीडिया ने जिस तरह एक तो गलत बात, सरीहन झूठ फैला करके, जी पाकिस्तान की इस सड़क पर कब्जा हो गया है, पाकिस्तान की लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा हो गया है, लाहौर की तो बंदरगाह। उसकी वजह से जो जी जी। हिंदुस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी है हाँ। वो सिफर हुई है और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है। और ये बात हमने न्यूयॉर्क में देखी, जहां हिंदुस्तान जो है वो, क्योंकि उसने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़कर बैन अल-अक़वामी कानून तोड़ा है, जी। तो वो, और कश्मीर पर पहले ही उनका एक बहुत पुराना, उनके ऊपर एक बड़ा काला धब्बा है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, कत्ल का, फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, असमत दरी का, ये जो होती हैं पैलेट पैलेट बॉम्बिंग का। तो ठीक। हमने ये देखा, और ये एक हमारे लिए एक और यानी इदराक जो यहाँ नहीं था पाकिस्तान में रहकर, कि हिंदुस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से फरार इख्तियार कर चुका है, वो वहां नहीं जाना चाहते। ठीक। और अब आपने देखा है कि जहां वो गए भी हैं, यानी मैं फिर कहूंगा फाटफ में गए हैं, वो वर्ल्ड बैंक गए हैं, और अब एससीओ गए हैं। तो जिस जहां भी कसीरुल मुल्की फोरम पर वो गए हैं, अ, पाकिस्तान को पजीराई मिली है और हिंदुस्तान को हजीमत और शिकस्त हुई है। खान साहब तो मैं ये एक बात। पाकिस्तान के जी। लिए एक बहुत हम सब के लिए शुक्र भी अदा करना है, और इस बात का भी शुक्र अदा करना है कि पाकिस्तान की आज की हिफाजत में जो रोल हमारे एटमी प्रोग्राम ने जो है अदा किया है, तो मोहम्मद नवाज शरीफ और कदीर खान और शहीद जुल्फिकार भुट्टो को भी हमें याद करना चाहिए। ठीक। क्योंकि ये देखा गया है, और ये सबक भी आपके नाजरीन के साथ शेयर करना चाहिए, कि वो तीन ममालिक जिन्होंने मगरबी प्रेशर में आकर अपना एटमी प्रोग्राम खत्म किया, वो है यूक्रेन, लीबिया और ईरान, और तीनों तबाह हो चुके हैं। ठीक। अच्छा, मैं खान साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो डिस्कशन करते दिखाई देते हैं। एक वो है जो कहता है कि सीज़ फायर ज़रूर हुई है, जो इंडिया की जारियत है या इस तरह की वो कोई ना कोई और भी हरकत करने की दोबारा सोच सकता है, इस तरह का डिस्कशन भी आ रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया कभी जुर्रत भी नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। तो आप चूंकि पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा हैं, आपके नज़दीक कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हकीकत के ज़्यादा करीब बातें कर रहा है? जी, जिसे हम कहते हैं द लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो, और मेरा तो ये टॉकिंग पॉइंट था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने हर जगह ये बात की है, जी। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, स्ट्रासबर्ग में, कि हमारा सीज फायर हुआ है, अमन नहीं हुआ फाहद साहब। राइट। और हिंदुस्तान अगर कोई हरकत ना भी करे, अगर उसने कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़कर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, तो फिर जंग होगी। और इससे पहले जो लोग इसका आज तखमीना लगा रहे हैं, वो इसलिए दुरुस्त हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान
की जो हजीमत हुई है, देखिए ये वो मुल्क था जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का उम्मीदवार था। आज वो उसका उनका भी वफद गया हुआ था जब हम न्यूयॉर्क में थे। वो अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे के अंदर दाखिल होने से डरते थे। ठीक। तो लिहाजा वहां फिर उनको जो हजीमत हुई है, और जिस तरह आपने यशवंत सिन्हा साहब का हमें बताया कि उन्होंने क्या बात की है, जी। तो उनके अंदर से भी, और तो जो असल में जो मोदी एक हिंदुत्वा हुकूमत है, वो तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक तौर पर नहीं सोचते। उनकी सोच में सबसे अव्वल जो है वो पाकिस्तान की मुखालफत और इस्लाम से मुखालफत, मुसलमानों से मुखालफत, ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो लिहाजा ज्यादा इम्कान, अल्लाह करे हम गलत साबित हों, लेकिन इस वक्त ज्यादा इम्कान यही है कि अगर बैन अल-अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान पर दबाव ना आया, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं डालने की, तो जल्द या बदेर एक दोबारा, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, बता रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया, अपने टॉकिंग पॉइंट भी बता रहे थे, और ख़ास तौर पर उन्होंने जिस खदशे का इजहार किया, उनका कहना था कि ये वो खदशा है जिसके पेश नज़र दोबारा जारियत भी हो सकती है, दोबारा जंग का इम्कान भी बन सकता है, चूँकि उनके टॉकिंग पॉइंट भी यही थे, जिस भी कंट्री गए, जिस मुल्क भी गए, यही थे कि भाई अमन कायम नहीं हुआ, सीज़ फायर हुआ है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी को माइनस बानी पीटीआई तक ले आए हैं। तहरीक इंसाफ में बानी के माइनस होने का इंकशाफ रवां हफ्ते मंगल के रोज बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने किया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा और सवाल किया कि क्या माइनस बानी हो चुका है, जिसका जवाब देते हुए उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि माइनस बानी ही हो गया है। सहाफ़ी ने एक और सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली कहते हैं कि अली मीन गंडापुर बहुत ताकतवर हैं, हम इसको ना नहीं कह सकते। इस पर अलीमा खान का कहना था कि बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अली मीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। जबकि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई को माइनस करने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात के भंवर में फंसी हुई है। इख्तलाफात में शिद्दत उस वक्त आई जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर ही मंजूर कर लिया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान इस कदम को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ और क़यादत की नाफरमानी करार दे रहे हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। बजट मंजूर करने का जवाब पेश करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आईनी बहरान से बचने के लिए बजट मंजूर किया है, जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है। एक मंसूबा था कि किसी तरह सूबाई बजट मंजूर ना हो ताकि सूबे में मालियाती इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाकर हमारी हुकूमत गिराई जा सके। अब अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी पीटीआई जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई के सिवा किसी की बात की मुझे परवाह नहीं है। इमरान खान साहब को मैं जवाब दे हूँ, इमरान खान साहब मेरा लीडर है, उसकी एक अमानत मेरे पास है, उसका मैंडेट और हुकूमत, उसकी बुनियाद पे एक साजिश के तहत हुकूमत को खत्म करने की एक चार्ज बुनी गई थी। मैंने उसके मुताबिक, क्योंकि इमरान खान के इंस्ट्रक्शन नहीं थे कि अगर मुलाकात नहीं छोड़ते तो इस हद तक जाने की हुकूमत चली जाए, वो इख्तियार इमरान खान पर हर वक्त है, जब कहेगा हम उड़ा देंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई भी बजट मंजूर होने पर नाराज दिखाई देते हैं। तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ की तरफ से बयान सामने आया है कि गंडापुर को बजट मंजूर से पहले सुप्रीम कोर्ट रजू करना चाहिए था। उन्हें अदलिया को बताना चाहिए था कि बजट हतमी नहीं, मेरी तरमीम शामिल करके पास करना चाहिए। पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते ही तहरीक इंसाफ की सियासी कोर कमेटी को खत्म करने की तजवीज़ भी सामने आई है, और ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ पीटीआई की आदत में फैसला साजी के फुकदान पर सामने आई। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता मुलाकात में फैसला साजों और सियासी हिकमत अमली में सुस्ती का शिकवा किया था। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत ने बानी पीटीआई से सियासी कमेटी खत्म करने की तजवीज़ मांगी थी। बानी पीटीआई भी सियासी कमेटी को खत्म करने पर रजामंद थे।
दुजानी पार्टी के अंदर आवाजें भी उठ रही हैं और शिकवे भी किए जा रहे हैं। सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। असद कैसर का कहना है कि बानी से मुलाकात के बाद हमें सिर्फ पैगामात पहुंचा दिए जाते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं होता कि वो बयानात मुस्तनद हैं या नहीं। जबकि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर और कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर ने भी खुद को पार्टी के फैसलों से अलग कर लिया है। सवाल यह है कि अलीमा खान को बानी पीटीआई को माइनस कहने की वजह क्या बनी? तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात से पार्टी को कितना नुकसान हुआ? फवाद चौधरी साहब जी मेरे साथ, साबिक वजीर, सीनियर पॉलिटिशियन। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। DGISPR का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है हालिया, और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से राब्तों और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं उनकी तरदीद भी की है। फिर उन्होंने कहा है फ़ौज को मुलव्वस न किया जाए, और उन्होंने कहा ये काम पॉलिटिशियन करें, आपस में डिस्कशन करें, बैठें, जो भी करना है। मुद्दा ये था, यानी कि क्रक्स जो निकलता है। इस पे क्या टेक है आपका? बाकी चीज़ों पे मैं बाद में आता हूँ। ये तो खैर ऐसे कमेंट ही है ना, तो वो क्या कहें कि हम सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो यही कहेंगे ना कि हम नहीं कर रहे। ये तो ऐसी बात है। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जब इमरान खान कहते हैं कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, तो एक्चुअली देखें आप एक बहुत बड़ा आई वुड से कि इस हवाले से नामुनासिब बात कर रहे होते हैं। यानी आप चाहते हैं कि इस मेरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में आपस में लड़ाई हो, फिर हम और इस्टेब्लिशमेंट मिलके इस हुकूमत को छुरी मार दें। तो फिर मुझे बताइए कि 76 साल की जो तारीख है और इस पोजीशन में क्या फ़र्क है? असूली तौर के ऊपर पाकिस्तान को टेम्परेचर नीचे लाना है। टेम्परेचर नीचे लाने के लिए देखिए राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं, बड़ी अक्लमंदाना वो बात कर रहे हैं। अगरचे वो खुद भी मुलव्वस रहे हैं बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में, वो उन्होंने जो किया वो भी है, लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं, साद रफीक जो बात कर रहे हैं, बाकी नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो भी आप तनकीद करें, देखें उनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राजा परवेज अशरफ साहब हो गए, नवीद कमर हो गए, और बहुत सारे उस वहाँ पे दोस्त हैं जो कि खुद आई मस्ट से बिलावल भुट्टो इवन। देखिए इन लोगों को अगर आपने बिल्कुल ही पॉलिटिशियंस को समझें कि उनकी कोई हैसियत नहीं है और सिर्फ हम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये तो बड़ी नामुनासिब किस्म की पॉलिटिक्स है मेरा ख्याल। अच्छा, जो सदर जुनैद अकबर साहब, वो कल स्टेटमेंट उनका बड़ा वाज़ेह था। वो कह रहे हैं कि सवाबी में जलसा किया, शहराम तरकई साहब ने भी बड़ी मेहनत की, उसमें असद कैसर साहब ने भी बड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा अभी कल मुझे शहराम साहब कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत का रवैया उनसे बदल गया सारा, तरकई साहब से। दूसरा वो कह रहे थे कि जो रीजनल ब्यूरोक्रेसी है उनके एरिया में, रियाज खान का भी उन्होंने नाम लिया, बुनेर से ताल्लुक़ है, वो कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत का रवैया उनसे बदल गया। तीसरा वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है डीसी ने उनके फ़ंड रोके हुए हैं, तो वो पूछते हैं कि डीसी साहब फ़ंड किधर हैं, तो वो कहते हैं सूबाई हुकूमत के कहने पे रोके हुए हैं। फिर ये बातें वो लेकर बैरिस्टर गौहर साहब के पास चले गए, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आप डीसी का रोना रो रहे हैं, मेरा जो अपना डीपीओ है वो मैं तब्दील नहीं कर सका, मुझे चेयरमैन साहब ने कहा हुआ था, कुछ इस तरह का डिस्कशन। तो ये पार्टी के विदिन जो इमरान खान साहब के नज़रिए को समझने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही। इस पर क्या टेक है जी? ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये तो जो लोग परवेज खटक साहब की हुकूमत के दौरान अगर आप देखें, महमूद खान के देखें, तो ये एक लोकल लड़ाइयाँ झगड़े रहते ही हैं। और चीफ मिनिस्टर को अगर किसी की शक्ल पसंद ना हो, उसको ये मसाइल सारे जो हैं उनका सामना करना होता है। पंजाब में बुज़दार साहब को हम पसंद नहीं थे, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पे अली अमीन को ये लोग पसंद नहीं है, तो इनके साथ जो है वो ये हो रहा है। बट ये तो बड़ी माइनर चीज़ें हैं। आई थिंक ये तो पीटीआई की जो केपी की गवर्नमेंट है, उनका बड़ा दिल तो है नहीं, अभी तक तो उन्होंने यही साबित किया है। तो इसके लिए तो थोड़े बड़े दिल की ज़रूरत है। लोगों को अकोमोडेट करना इतने पैसों में, इतने इख्तियार में, कौन सा कोई मुश्किल इतना काम है, लेकिन वो नहीं कर रहे। छोटा दिल की बात है। लेकिन असल प्रॉब्लम तो यह है कि देखें केपी की हुकूमत इक़्तिदार में सिर्फ एक वादे पे आई है, और वो वादा ये था कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ठीक। अब तकरीबन 2-2.5 साल के बाद दे हैव मिजरेबली फेल्ड, और लोगों को उन्होंने मायूस किया है। इमरान खान को वो बाहर नहीं ला सके, लिहाजा कोई भी और शख्स उनकी जगह के ऊपर होता वो रिजाइन कर देता। क्योंकि देखिए मैं कोई और क्राइटेरिया मानने को ही तैयार नहीं हूँ कि हमने अस्पताल ये कर दिया, हमने स्कूल ये कर दिया, वो हो गया। आपकी बड़ी रूटीन से जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, लेकिन आपने जो बुनियादी वादा किया था वो इमरान खान को बाहर लाना था,
You have miserably failed in that. And now I think morality demand ये करती है कि अली अमीन साहब should resign. अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, अडयाला जेल में कोई कमरे शमरे साफ किए जा रहे हैं, कोई आपकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी बन रहे हैं, इस तरह की चमगोइयाँ और अफवाहें बहुत सारी जगहों से हमने भी सुनी हैं, ATC वाले मामलात में भी कुछ इस तरह की बातें बन रही हैं, तो ये बातें दुरुस्त हैं? कोई खदशा इस तरह का मौजूद है आपकी दानिश में, या ये आप बेल आउट हो जाएंगे बड़ी आसानी से? फाद, हम लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की इंतहाई सतही सियासत और हुक्मरानों के जबर के दरमियान मैं और मेरे जैसे हज़ारों कारकुन जो हैं वो पिस रहे हैं। हमारा जो इस वक्त PTI की जो संजीदगी है मुकदमों को लेके, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोर कमेटी का है वो डिस्कस ये हो रहा है कि 42 लोग जो हैं वो चूँकि अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे, तो हमें इनकी जगह नए लोग चाहिए। यानी ये बकरे तो कुर्बान हो गए, अगले बकरों की खेप आप तैयार कर लें। यानी जो पार्टी अपने उन MNAs MPs के लिए इस तरह के ख्यालात रख रही हो, आप सोच सकते हैं कि वो मेरे लिए या जो वर्कर्स, हज़ारों वर्कर जो बेचारे रुल गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनके लिए क्या ख्यालात रखेंगे। और जाहिर है कि हुकूमत, हुक्मरान, उनके तो सीनों में दिल ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं। अब रात को परसों जो फैसलाबाद के जज साहब हैं, उन्होंने 12 बजे अपनी अदालत ख़त्म की है। कैन यू बिलीव दैट कि कोई जो जज है इंसदादे दहशत गर्दी का, उसको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि रात 12 बजे तक वो जज, और फिर अगले दिन सुबह 9 बजे फिर वो कोर्ट में थे। अब ये जिस किस्म का तरह से वो कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमारे साथ फवाद चौधरी मौजूद थे, साबिक वजीर भी, और अहम तरीन बात उनकी कहना था कि उनकी अपनी भी गिरफ्तारी का खतरा जो है वो मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फवाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।